नमस्कार दोस्तों, आईक्यू सेवन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जी20 कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा। जी20 कंट्रीज़ इस टाइम न्यूज़ में हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इंडोनेशिया के बाली स्थान पे जी20 मीटिंग के लिए गए हुए हैं। तो उस लिए ये जी20 बहुत न्यूज़ में है। जी20 कंट्रीज़ के अंतर्गत 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आता है, जिसमें कई देशों का संघ है, ठीक है? जो यूरोपीय देश हैं, उनका संघ है यूरोपियन यूनियन, तो उसको एक मान लिया जाता है और जो 19 देश हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में, यानी कि 19 प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, तो उनको कहा गया जाता है जी20 कंट्रीज़। ये जो जी20 कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में सबसे पहले जो उनकी शुरुआत हुई, वो जी7 कंट्रीज़ द्वारा हुई। जी7 कंट्रीज़ पहले जी8 कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ये जो एक कंट्री है, उसको निकाल दिया गया, जो कि थी रशिया। ये रूस था, जिसको 2014 में जो क्रीमिया को इसने क्रीमिया एक है कंट्री, जो क्रीमिया कंट्री है, उसको इसने रूस में इसका विलय कर लिया था। इस वजह से जो जी7 कंट्रीज़ थी, उन्होंने इसको बाहर निकालने का फैसला लिया, ठीक है? तो 2014 से या जी7 कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि रसिया निकल गया, जी8 थे पहले, तो रसिया निकल गया, उसके बाद ये 2014 से जी7 कंट्रीज़ हो गई। तो जी7 कंट्रीज़ द्वारा ही ये जो जी20 कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में एक बेस तैयार किया गया, ठीक है? कंट्रीज़ जिसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन कई यूरोपीय जो देश हैं, उनका संग्रह है, तो उनको एक यूनिट माना जाता है। तो ये कुल मिला के जी20 के बारे में हो गया। जी7 कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो इसका जो निर्माण हुआ था, ये जब से काम कर रहा है, वो ईयर है 1997, ठीक है? 1997 से जी8 काम कर रहा था, ठीक है? जी7 नहीं, 1997 से जी8 काम कर रहा था। 2014 में रूस निकल गया, क्रीमिया के विलय के कारण, यानी वो क्रीमिया को अपने में मिला लिया था, इस वजह से इसको रूस को हटा दिया गया, तो ये जी7 कंट्रीज़ तब से हो गई। उसके बाद जी20 कंट्रीज़ की बात करें, तो उनका जो बेस रखने का काम किया, वो जी7 कंट्रीज़ ने किया, ठीक है? और इस टाइम में इसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। अगर हम जी20 कंट्रीज़ के सम्मेलन की बात करें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन-सा सम्मेलन था जो इस बार जो इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, वो कौन-सा सम्मेलन है? आप बताएँ? कमेंट बॉक्स में तुरंत, चीटिंग नहीं करनी है गूगल करके। तो चलिए ठीक है, मैं आपको अब बताता हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि जी20 का जो ये सम्मेलन है, वो 17वाँ सम्मेलन है। 17वाँ सम्मेलन है, जो कि इंडोनेशिया के बाली बाली प्लेस पे हो रहा है, ठीक है? इंडोनेशिया का एक बाली प्लेस है, वहाँ पे पड़ रहा है। साउथ ईस्टर्न एशिया जो है, उसमें ये इंडोनेशिया पड़ता है। तो अगर हम इस बैठक की बात करें, यानी जो इस टाइम पे इसका ऑर्गेनाइज़र था, वो इंडोनेशिया था, ठीक है? लेकिन अब मैं बात करूँ 2021 की, तो उसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? आप ये क्वेश्चन में बताएँ। ये 2021 में इसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया था? किस कंट्री ने किया था? तो आप इसको बताएँ, और 2023 में कहाँ पे होना है, ये आप आंसर दीजिए। और चलिए मैं लगे हाथ ये भी पूछ लेता हूँ कि 2024 में ये कहाँ पे होगा? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में दूँगा, तब तक आप इसको सोच के बताइए, गूगल नहीं करना है, ठीक है? और मैं आपको एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो अभी इस बार बाली में सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे भारत को इसकी अध्यक्षता दे दी गई है। यानी कि जो अगला 2023 में जो इसका हेड रहेगा, वो हेड कंट्री रहेगी इंडिया, ठीक है? तो दिसंबर 2023 में ऑफिशियली इसको अनाउंस किया जाएगा, लेकिन जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो अभी तक हेड थे। उन्होंने अब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये कार्यभार दे दिया है कि उसकी अध्यक्षता अब वो करेंगे, और भारत हमारा हेड रहेगा इस जी20 सम्मेलन का। अब इसमें ये देश आपस में मिलके, जो ये हेड होते हैं इनके, वो आपस में बातें क्या करते हैं, किन मुद्दों पे बातें करते हैं, चलिए वो देखते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, आप परेशान ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं लिखूँगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबल, इन लोगों की जो मीटिंग होती है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे केंद्रित होती है, जिसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट होते हैं, जिनमें वो देखते हैं कि जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, यानी कि अगर इसको बात करें इंग्लिश में, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वित्तीय स्थिरता है, यानी कि जो लेन-देन होता है, जो
अलग अलग मुद्राएं होती हैं वो कैसे बैलेंस्ड रहें। जैसे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाता है मूल्य किसी भी मुद्रा का, या फिर किसी किसी के जगह पे कम रहता है। अभी आप देखे होंगे कि श्रीलंका में एकदम से वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो एकदम से निस्तेनाबूत हो गई। श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो मेनली टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट है, लेकिन कोविड के कारण वहां पे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं हो पाए या फिर किसी और तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। तो इस वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई, यानी कि जो उनका आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से निस्तेनाबूत हो गई। तो उनको अलग अलग देशों से, जैसे चाइना से हेल्प लेनी पड़ी, और वो डेप्ट में फंस गए, यानी कि जो डेप्ट साइकिल होती है उसमें फंस गए हैं बुरी तरीके से। तो ये सब चीजें हैं कि जिसके वजह से देशों को बचाया जा सके, एक दूसरे का साथ दिया जा सके। तो इस वजह से ये मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जलवायु परिवर्तन समन है, ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। जो भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी कदम उठाए जाने हैं, जैसे कि आप इसके बारे में सुने होंगे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई सारे जगहों पे बहुत ही स्थिति खराब हो गई, यानी कि उनके कई जगह पे कोई प्लेस डूब गए हैं, और कोई कोई देश को अलग जगह से अलग जगह भागना पड़ रहा है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए इस पॉइंट पे भी चर्चा की गई, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पे ज्यादा असर करता है, तो इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन समन, यानी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो तीसरा पॉइंट ये है। तो सतत विकास के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सतत विकास ऐसा होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ऐसा विकास नहीं कि सिर्फ कहने के तौर पे हो गया है। जैसे एक समृद्धि होता है और एक होता है विकास। समृद्धि मतलब ग्रोथ होता है कि आप सबको दे दिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जमीनी स्तर पे, यानी कि बेसिक लेवल पे वो आपकी जो सुविधा है वो पहुंची है। तो आपको ये पता रहे कि जो जमीनी स्तर पर है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अंबानी है और कोई गरीब किसान है, तो अगर अंबानी वहां से रुपया भेज दे किसी गरीब किसान के पास, लेकिन उनको पता ना हो कि वहां तक पहुंचा कि नहीं, यानी कि जो कमजोर, सबसे कमजोर कड़ी होती है परिवार की, या फिर जो सबसे कमजोर बेसिक लोग होते हैं, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचे बेसिक लेवल पे एकदम ओरिजिनल तरीके से, तो उसको हम विकास कहते हैं। विकास और ग्रोथ में यही अंतर है। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ कि अगर हमें बता दिया जाए कि देश की हमारी जीडीपी अभी बढ़ गई है 2%, ठीक है। तो 2% बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग अमीर हो गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है अंबानी ही ज्यादा कमा ली हो, तो उसके वजह से ये चीजें 2% में बढ़ गई हैं। कुछ ही लोग कमाए हो, उससे ये परसेंट बढ़ गया हो। अंबानी ही नहीं, मैं अंबानी को ही क्यों टारगेट करूं, ऐसे कई लोग हैं कि जो कमा के उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि गरीब लोगों की भी आमदनी बढ़ी हो। तो उस तरीके से जब ये डेवलपमेंट की बात आती है वो ग्रोथ हो गया। जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सभी लोग को बराबर तरीके से सुविधाएं मिले। और अगर 2% बढ़ने की बात हो तो यानी जो गरीब कमाया वो भी उतना ही कमाए, और जो अमीर कमाया वो भी उतना कमाए। यानी कि ग्रोथ अलग एक फिनोमिना है, और डेवलपमेंट ये है कि सभी का विकास हो, सभी लोग विकसित हो। इस पे मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। जो G20 है, उसमें अगर उसके विशालता की बात करें कि यह एक कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, तो टी में अगर एरिया की बात करें, वर्ल्ड के एरिया की बात करें, वर्ल्ड के एरिया की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के एरिया का ये 1/2 यानी आधा भाग एक्वायर करता है। यानी कि अगर पूरे विश्व को देखा जाए 100% है, तो उसका 50% जो ये देश शामिल है इसमें, वो एक्वायर करता है, यानी कि उस पे इनका अधिकार है। 1/2 ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और अगर ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की बात करें, तो ये 80% अपनी हिस्सेदारी रखता है। जितने भी विश्व में उत्पादन होते हैं, उनमें अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो 80% यहीं से उपलब्ध होता है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि उत्पादों का 80% इसमें शामिल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मंच है, ठीक है। और अगले पॉइंट की बात करें कि इसमें जनसंख्या कितनी रहती है। जनसंख्या, अगर यहाँ पे अगर जनसंख्या का कंपेयर करें, पॉपुलेशन का कंपेयर करें, तो यहाँ पे विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या अगर पूरे वर्ल्ड की इसमें शामिल है। G20 देशों में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 2/3 लोग शामिल हैं, ठीक है। और अगर ट्रेड की बात की जाए, यानी व्यापार की बात की जाए, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, तो इनकी हिस्सेदारी होती है 60 से, मान लीजिए अप्रॉक्स 60 से, मान लीजिए 60 से 75%। जो पूरा टोटल ट्रेड है इंटरनेशनल, उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है 60 से 75%। तो अपने आप में इनका देखिए वर्ल्ड में
जो एरिया एक्वायर करते हैं वो आधा करते हैं, यानी कि पूरे उसका आधा एरिया पे ये लोग निवास करते हैं। और अगर प्रोडक्ट की बात करें, जो उत्पादन होते हैं, वो पूरे विश्व में 80% इनकी हिस्सेदारी है। और जनसंख्या की बात करें, अगर पूरे विश्व की जनसंख्या लें तो इसमें 2/3 हिस्सेदारी इनकी है। और अगर व्यापार की बात करें तो 60 से 75% अपने आप में बहुत बड़ी मार्जिन हो जाती है। तो इतना परसेंट इनका अधिकार है। तो एक यह बहुत बड़ा मंच है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बहुत ज्यादा चेंजेस भी ला सकते हैं हमारे वर्ल्ड में और एक दूसरे के कंपेटेबिलिटी में, ठीक है। जैसे G20 जो है, वो विकासशील देश भी इसमें शामिल हैं और औद्योगिक देश भी शामिल है, यानी विकसित देश भी शामिल है। इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको पहले ही, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो 26 सितंबर 1999 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 26 सितंबर 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी तक इसके हेड थे। तो वो अब इन्होंने अपना कार्यभार प्रधानमंत्री को दे दिया है, जो कि ऑफिशियली 1 दिसंबर से उनको मिल जाएगा, ठीक है। और 2023 से भारत इसका हेड रहेगा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन रहेंगे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो ये G7 कंट्रीज थी, जो मैंने आपको बताया G8 पहले थी 1997 से, 2014 में ये G7 हो गई। उसके बाद जब इसका फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे कि इसमें कई, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी G7 की, तो उसमें इसका जो G20 का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इन लोगों ने किया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने, ठीक है। उसी की वजह से जो इनका मेन टारगेट होता है वो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी को कैसे बैलेंस रखना है उस पर रहता है, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनसे रिलेटेड उन पे रहता है, ठीक है। अब मैं मेंबर्स को आपको मैप पे शो करता हूँ और मैं हाईलाइट करूंगा, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसमें अगर ये है आपका, ये जो फर्स्ट लिख रहा हूँ, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इसमें हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो उसमें एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसमें एक कंट्री है कनाडा, ठीक है। और एक कंट्री है यूएस। यूएसए के बारे में तो आप वेल नोन होंगे कि यूएसए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण देश है, जिसकी वजह से अगर उसको छींक आ जाती है तो पूरे विश्व की इकोनॉमी हिल जाती है। तो इसके बारे में बहुत फेमस डायलॉग है। तो आप कनाडा देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि G20 का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से ये अलग हुआ है। ये आपको जो सेकंड लिख रहा हूँ, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इसमें एक है देश ब्राजील और दूसरा है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 2 देश हैं जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हैं। और उसके बाद अगर हम और की बात करें, एक ये रसिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ठीक है। उसके बाद ये इंडोनेशिया है, जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी। ये यहाँ पे आपका पड़ता है बाली, यहाँ पे ये जो मैं सेंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका पड़ता है बाली, जहाँ पे 17th मीटिंग इस बार हुई है, ठीक है। तो ये अभी ये प्लेस है। और उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है सऊदी अरब, और ये साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक कंट्री इसमें शामिल है। तो इसी वजह से ये भी बातें की जाती हैं कि और देशों को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पे इतना बड़ा फैला हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें सिर्फ एक ही देश उसमें शामिल है G20 कंट्रीज में। तो इस वजह से इसमें हमेशा चर्चा होती रहती है कि और देशों को इसमें शामिल किया जाए, कि इनका डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं टर्की, और यहाँ पे है इटली, ये है जर्मनी, ये है फ्रांस, और ये है यूके। तो इतने कंट्रीज इस G20 मेंबर्स में शामिल हैं, ठीक है। ये जो येलो येलो से आपको दिख रहे हैं, वो हैं पूरे G20 कंट्रीज, ठीक है। यहीं पे मैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो 2022 में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। तो ये है 17th मीटिंग है, और ये हो रहा है इंडोनेशिया के बाली में। और 2021 का मैंने पूछा था, तो 2021 का हुआ था इटली में, ठीक है। तो ये आपकी इटली होगी, ये इटली है, यहाँ पे 2021 में हुआ था। अब 2023 में कहाँ पे होगा? ये बहुत ही पास है आपके दिल के। ये है इंडिया, ठीक है। 2023 में होगा इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में होगा 2023 में। इसका हेड रहेगा इंडिया, ऑर्गेनाइजर रहेगा इंडिया, हेड रहेगा इंडिया, और यहीं पे इसकी मीटिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 2024 की बात करें, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे जानते हैं। अगर हम 2024 की बात करें, तो ये होगा ऑर्गेनाइजर ब्राजील। साउथ अमेरिकन कंट्रीज बताया है मैंने, तो ऑर्गेनाइजर रहेगा 2024 का ये। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये इंडोनेशिया जो है वो 2022 का हो गया, इंडोनेशिया हो गया 2022 का। 2023 का हो जाएगा इंडिया। 2021 में जो इससे पहले हुआ था वो हुआ था इटली में। और 2024 का जो ऑर्गेनाइजर रहेगा वो रहेगा ब्राजील। तो कुल मिला के आपको इतने आंसर्स तैयार हो गए, और बाकी देशों से मैंने परिचय करवा ही दिया है आप लोगों का, इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा फिगर के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे कि आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो G7 और G8 आपको दिख रहा है, तो G8 अगर इसको पूरे को ले लिया जाए, ये यहाँ से आपको मैं शो कर रहा हूँ रेड पेन से, ये यहाँ से अगर यहाँ तक ले लिया जाए, ये इस जगह पे, बाहर नहीं, इस जगह पे। तो ये है G8, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में, ठीक है।
लेकिन 2014 में क्रीमिया का जो इसने विलय कर लिया था, यानी क्रीमिया को जो अपने में मिला लिया था रूस ने, इसके वजह से इसको बाहर निकाल दिया। इनको जो 7 कंट्री थी, G7 कंट्रीज़ हैं, जब इनको बाहर निकाल दिया, तो ये G8 हो गया G7, ठीक है? G7 कंट्रीज़ में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, ठीक है? तो ये 7 कंट्रीज़ हैं और जो 8 जो थी, वो थी रसिया। तो कुल मिला के ये G8 कंट्रीज़ हो गई, ये 8 कंट्रीज़ हो गई। उसके बाद 20 में ये देखिए आप, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। तो ये सारे मिलके आपके G20 कंप्लीट करते हैं। तो आप इन देशों को याद कर लीजिएगा और इनकी कैपिटल्स को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के एग्जाम्स में, क्योंकि G20 इस बार बहुत न्यूज़ में है। जो एजेंडा है, यानी जो कार्यसूची होती है इनकी, कि किस चीज़ पे काम करेंगे, मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था, इसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके यहाँ पे अलग-अलग से मैंने दिखा दिया है कि जैसे फाइनेंशियल रिलेटेड, यानी कि जो भी वित्तीय संबंधित कार्य होंगे या फिर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होंगे, वो एक इसका एजेंडा रहेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास, अन्य विषयों पे भी काम किया जाता है, जैसे कि प्रवास हो गया, यानी जो माइग्रेशन करते हैं लोग एक देश से दूसरे देश में, और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, जैसे कि सीमा पार सुरक्षा, यानी कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं टेररिस्ट, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म और ये सब चीज़ें जो बॉर्डर से रिलेटेड रहती हैं वो, और हो गया विकास यानी डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है। तो ये सारे पॉइंट रहते हैं कि वित्तीय समावेश, वित्तीय संबंधी कार्य को ध्यान दिया जाता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान दिया जाता है, और जो भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी है और डेवलपमेंट है और आपका जो माइग्रेशन है उस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है? ये एजेंडा होते हैं G20 के। सबसे पहला जो होस्ट कंट्री है वो है यूएसए, ठीक है? सबसे पहला जो होस्ट था वो यूएसए था 2008 में, ठीक है? तो इसकी मीटिंग हुई थी 2008 में, और दूसरा था यूके, जिसकी मीटिंग हुई थी 2009 में, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, यूके 2009। जो 15वीं मीटिंग हुई थी वो सऊदी अरब में हुई थी 2020 में, ठीक है? तो आप ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सऊदी अरब 2020। और उसके बाद 16वीं जो मीटिंग हुई थी, जो कि 2021 में हुई थी इटली में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी मैप पे दिखाया। ये हो गया 16वीं मीटिंग 2021। और अभी मैं 17वीं मीटिंग के बारे में बार-बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बाली में हुई है इंडोनेशिया पे। और उसके बाद जो 18वीं मीटिंग होगी, 18वां जो कंट्री होस्ट करेगा, वो रहेगा इंडिया, ठीक है? जो कि होगा 2023 में। और उसके बाद अगर 19वीं मीटिंग की बात करें या फिर 19वें होस्ट की बात करें, वो होगा ब्राज़ील, जो आपका 2024 में होगा, ठीक है? और अगर हम लास्ट यानी कि अगर 20वें होस्ट की बात करें, तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका, और इसका होगा, ये होस्ट होगा 2025 में, ठीक है? तो आपको टोटल याद हो गया 2020 से, अगर मोटा-मोटा याद करें, आपको पहला और दूसरा याद करना ज़रूरी है। यूएसए था आपका पहला, जो कि 2008 में, और उसके बाद यूके था, जो कि 2009 में, उसके बाद आपका 15वां आया, जो कि सऊदी अरब था 2020 में, उसके बाद इटली आया, जो कि था आपका 2021 में, और उसके बाद आया आपका इंडोनेशिया, जो कि था 2022 में, अभी हुआ है, और उसके बाद जो अगला आएगा वो भारत होगा, जो कि हो जाएगा 2023 में होस्ट, और उसके बाद आएगा आपके ब्राज़ील का नंबर, ठीक है? जो कि होगा 2024 में, और 2025 में जो कि 20वां वो होगा होस्ट, वो होगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है? 2025 में। तो इतना आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया आपको, आप पूरा याद कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी G7 कंट्रीज़ के बारे में, G8 कंट्री कैसे G7 बन गई और उनका फ़ॉर्मेशन कब हुआ, कितने देश शामिल हैं और क्या-क्या मैप पे कैसे-कैसे इनका पोज़ीशन है, और आगे आने वाले टाइम में जो होस्ट होंगे वो कौन होंगे, और हमारा प्यारा भारत किस टाइम पे बनेगा। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो ये इंडोनेशिया है, उसके बारे में आप थोड़ा और नॉलेज ले लीजिएगा, क्योंकि ये कल्चरल तरीके से ये इंडिया से बहुत रिलेटेड है, और यहाँ पे हिंदू जो धर्म है, वहाँ पे कुछ-कुछ समानताएँ पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मी जी के तरीके से एक वहाँ पे देवी की पूजा की जाती है। कुछ और प्रोनाउंस करते हैं वो लोग, वहाँ के लोग, और ऐसे ही एक जो देवता हैं, उनको पूरी तरीके से माना जाता है। और यहाँ पे कुछ मंदिर भी हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनको विरासत सूची में भी रखा गया है। जो एक विरासत सूची होती है, हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होती है, उनमें भी उनको स्थान मिला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में, जैसे कि यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस के कोई एग्जाम्स हो गए, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा मोटा-मोटा सर्च कर लीजिएगा गूगल से, या फिर मैं ही आपको बता दूँगा कभी अगली वीडियो में। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, और जो भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ और इसी आशा के साथ कि और मज़ा आएगा। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार।